तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ाते हैं हमारा डिस्कशन। अब बात करते हैं सेक्शन 40। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है इन एडमिसिबल डिडक्शंस, मतलब डिसअलाउंसेस। अब तक हमने जो भी सेक्शन पढ़े थे वो क्या थे, अलाउंसेस के थे। इतने 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 एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होंगे। अब ये जो पोर्शन आ रहा है दैट इज अब डिसअलाउंसेस। सबसे पहले था सेक्शन 40A, नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस। अब या तो आपने टीडीएस काटा नहीं, या तो आप काटने के बाद आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया। सबसे पहला केस, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या तो आपने डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट कब तक करना था आपको, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर। अगर आपका नॉन रेसिडेंट का केस था, नॉन रेसिडेंट का अगर आपको कोई टीडीएस कट करना था, नॉन रेसिडेंट का अगर आपको कोई टीडीएस कट करना था या फिर कोई फॉरेन कंपनी का अगर आपको टीडीएस कट करना था, वो अगर आपने करना भूल गए या फिर आपने उसको टाइम किया, उस केस में आपको 100% आपको क्या हो जाएगा, डेल्स डाउन होगा। जिस साल में आपने डिडक्शन करना भूल गए थे उस साल में। बट एक बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल उस चीज़ का, मान लो अगर आपने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर के बाद आपने पेमेंट किया, तो उस केस में क्या होगा आपको, तब वो अलाउड हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। ठीक है। रेसिडेंट के केस में आपको 30% ऑफ द अमाउंट खाली क्या करना है, डिसअलाउ करना है। अब एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ नहीं बोलेंगे क्लियरली, बराबर। आपको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था उस केस में डिपॉजिट डिडक्शन नहीं किया गया था उस टाइम, मतलब टीडीएस, या फिर आपने डिपॉजिट किया था वो 30 अक्टूबर को किया था, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के बाद। तो उस केस में आपको याद रखना कि इस बार मुझे इसका एक्सपेंडिचर क्या करना है, करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर कोई इक्विलाइजेशन लेवी, जो हमारा नॉन रेसिडेंट का एक चैप्टर है इक्विलाइजेशन लेवी, अगर आपने उसको नहीं कलेक्शन किया तो उसके इसमें आपको 100% अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आपने सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आपने डिपॉजिट करवाया है, मतलब या फिर आपने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर के बाद अगर आपने डिपॉजिट करवाया है, उस केस में आपको 100% या फिर 30% जिस साल में अगर आपने पेमेंट किया उस साल आउट होगा। ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है उस बात के, एक्सेप्शन की बात अगर मैं करूँ तो क्या होगा कि आपको जो भी वगैरह आपका जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह है वो आपको अलाउड हो जाएगा। कौन से केस में, अगर रेसिडेंट पेई है, इन केस ऑफ रेसिडेंट पेई, इन केस ऑफ रेसिडेंट पेई, राइट, amount paid or credited without deduction shall be allowed if what, if payee has included in his income, paid the tax and the tax due on the such income, right। मतलब पेई मतलब जिसका हमको टीडीएस काटना था उसने खुद ये अपनी इनकम इंक्लूड कर चुका है, वो उस पर रिलेवेंट जो भी टैक्स था वो भर चुका है, वो आईटीआर उसने फर्निश किया हुआ है, और ऐसा हमको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा सीए का कि हाँ भाई अगर मैं काटना भूल गया था लेकिन इसमें रेवेन्यू को कोई लॉस नहीं हो रहा है, जो भी बंदा था जिसका मुझे काटना था उसने ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, अब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट कंप्यूटेशन मुझे करना है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन उसने आईटीआर फर्निश किया वो आपका अलाउड होगा, और आपको एक्सपेंस भी उसी तरह से अलाउड होगा। अगर ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल किया तो आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ होगा, ड्यू डेट से पहले अगर उसने आईटीआर फाइल कर दिया है उस केस में आपको उसी साल में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है परक्विजिट। परक्विजिट के कई बार ऐसा होता है, परक्विजिट के केस में अगर एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय के बिहाफ पर अगर इनकम टैक्स का पेमेंट कर देता है, उस केस में वो एम्प्लॉयर जो भी है जिसने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, सच इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन बिकॉज इनकम टैक्स इज पर्सनल इन नेचर। और ये बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को भी, उसके हिस्से का इनकम टैक्स भर दिया उसके एम्प्लॉयर ने। ये बेनिफिट में क्या होगा कि एम्प्लॉयर को एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, और यहाँ पर एम्प्लॉय के हाथ में वो इनकम मानी, तो वो आपकी 1010C के अंदर एग्जेम्प्ट मानी। उसके बाद 40B। 40B क्या है, जो भी रेम्यूनरेशन या फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर को, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या चीज़ है, वी नो वेरी वेल, राइट। उस केस में अगर रेम्यूनरेशन की बात करूँ तो रेम्यूनरेशन के केस में आपको पहले 3 लाख तक 1,50,000 या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और बाकी केस में आपको 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट पे आपको यहाँ पर रेम्यूनरेशन कंप्लीट करना होगा, और इंटरेस्ट है वो आपको 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 40A(2) दैट इज पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन्स और वी कैन से रिलेटिव्स। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड पर्सन्स को अगर आपने पेमेंट किया हुआ है केस में, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट हो गई, क्या होगा, आपको वो डिसअलाउंस होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको वो चीज़ जरूरत करने की
तब डिसाइड करने की जरूरत नहीं, वो आपको क्वेश्चन में देख रखेंगे कि क्या वो एक्सेसिव है या नहीं है। वो कौन डिसाइड करेगा? वो एओ डिसाइड करेगा। तो किस बात पे डिसाइड करेगा? या तो वो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करेगा, या तो बिजनेस नीड्स को जरूरत मतलब समझेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू का बहुत कम होती है, बट हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी और अर्जेंसी ऐसी थी कि मुझे इसके लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, या फिर असेसी का बेनिफिट इसमें कितना हुआ है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर कैन डिटरमाइन सच अमाउंट कि वेदर इट इज एक्सेसिव और नॉट। स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन होगा? अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में उसके सारे के सारे रिलेटिव्स, एचयूएफ एओपी बीओए के केस में मेंबर्स, फॉर्म एलएलपी के केस में पार्टनर एंड द रिलेटिव्स, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स एंड द रिलेटिव्स एंड एटसेट्रा। ये सारा का सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 48(3) दैट इज टॉकिंग अबाउट कैश पेमेंट। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज़, 10,000 के ऊपर का कोई कैश पेमेंट हुआ है तो क्या होगा, राइट। अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट किया है, कैश पेमेंट का मतलब क्या होगा? पहली बात तो अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या फिर एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अगर आपने कोई इस तरह से पेमेंट किया और भी 10,000 से ऊपर है तो आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को अगर आपने कोई पेमेंट किया तो उसके इसमें 5,000 मानी जाएगी, ठीक है। अब मान लो कोई एक्सपेंडिचर मैंने ड्यू बेसिस पर मैंने पिछले साल में क्लेम कर चुका हूँ, मतलब अक्रूवल के बेस पर मैंने जो भी अपना एक्सपेंडिचर है वो अकाउंट में क्लेम कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, राइट। उस टाइम पेमेंट नहीं हुआ था, मान लो 31 मार्च को मैंने उसको पेएबल के तौर पे रखा हुआ है, राइट। उस टाइम का जो मैंने आईटीआर भरा होगा उसमें मैंने उसको एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया होगा। अब मान लो इस साल में उसका जब पेमेंट करने की बारी आई तो मैंने उसको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। 10,000 से ऊपर का मान लो मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, तो उस केस में जो भी मैंने 10,000 से ऊपर का कैश का पेमेंट किया हुआ है वो मेरी इस साल की क्या मानी जाएगी? इनकम मान ली जाएगी, बिकॉज एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी अलाउ कर चुका है मुझे, एक्सपेंडिचर मुझे ऑलरेडी अलाउड हो चुका है पिछले साल में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लोन ट्रांजेक्शन अलाउड होगा, लोन ट्रांजेक्शन अगर मैं कोई लोन का रिपेमेंट करता हूँ, मतलब बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या वो माना जाएगा? आंसर वुड बी नो, बिकॉज इट इज़ नॉट योर एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद कमीशन एजेंट वगैरह का अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो अलाउड हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि जो भी कमीशन एजेंट होता है वो अपना कमीशन कट करके ही प्रिंसिपल को अमाउंट उसकी वापस देता रहता है, राइट। उस केस में क्या हो जा, मान लो कोई कमीशन एजेंट ने 1,00,000 रुपये का सेल किया, उसमें से 20% का कमीशन है, 20% कमीशन में वो क्या करेगा? 20,000 रुपीज़ कट करके 80,000 ही वापस उसको एजेंट को देगा। तो क्या वो कैश पेमेंट मानी जाएगी? आंसर वुड बी नो। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है उसके, रूल 6DD में दिए गए हैं। कौन से हैं कि अगर आपने बैंक को पेमेंट किया, एलआईसी को पेमेंट किया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट को आपने कैश पेमेंट किया है तो उस केस में आपको डिसअलाउंस नहीं होगा। बुक एडजस्टमेंट अगर किया हुआ है, मान लो किसी के पास 5 लाख लेना था और मैंने 3 लाख देना था उसको, मैंने उसको एंट्री उलट कर दी और 2 लाख का मैंने ट्रांजेक्शन, मतलब खाली बुक में ही हमने उसको अकाउंट को एडजस्ट कर दिया, तो क्या बुक एडजस्टमेंट कैश पेमेंट माना जाएगा? आंसर वुड बी नो। अगर आपने कोई एम्प्लॉय को अगर आपने कोई पेमेंट किया ग्रेचुइटी वगैरह का उसके लीगल एड्स को, तो 50,000 तक का आपको ग्रेचुइटी कंपनसेशन क्या होगा? वो अलाउड होगा। जिस दिन आपकी बैंक बंद है या ड्यू टू हॉलीडे और स्ट्राइक या फिर कुछ भी ऐसा कोई रीज़न है जहाँ पर बैंक बंद है और आपको पेमेंट करना कंपलसरी हो गया, अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो उस केस में आपको यहाँ पर अलाउंस उसका मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आपने कोई एग्रीकल्चर या फिर उसके रिगार्डिंग कोई कल्टीवेटर या ग्रोवर या फिर प्रोड्यूसर है उसको अगर आपने पेमेंट किया है तो उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर रीसेलर की बात नहीं हो रही है, राइट। एपीएमसी का अगर ब्रोकर है तो उसको अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उगाता है उसकी बात हो रही है, राइट। फिर फिश, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा जो भी है वो रिगार्डिंग जो भी अगर आपने कैश पेमेंट किया तो उसका अलाउड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको मनी चेंजर है, मान लो मनी चेंजर के पास आप डॉलर लेने गए और आपने उसको कैश पेमेंट दिया है तो दैट कैश पेमेंट इज ऑल्सो अलाउड। और जहाँ पर ऐसा कोई भी गांव है जहाँ पर बैंक की फैसिलिटी नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर आएगी वो होगी कि अगर आपने आपका एम्प्लॉय कोई रिमोट लोकेशन पे काम कर रहा है, 15 दिन से ज़्यादा का टाइम वगैरह हो चुका है, उस केस में कि अगर आपने उसको सारे पेमेंट किया हुआ केस में तो वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी आपको कभी भी अलाउड नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उसको अप्रूव ग्रेचुइटी फंड के अंदर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दे दिया है, मतलब उसमें आपने अमाउंट एक्चुअली डिपॉजिट करवा दी है तो आपको अलाउंस मतलब वो आपको अलाउ होगी, वरना खाली प्रोविजन आपको अगर आपने बुक में किया हुआ है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। डीम्ड इनकम, अब डीम्ड इनकम सेक्शन 41 की बात है, राइट। तो सबसे पहले कोई भी आपकी अगर ट्रेडिंग लायबिलिटी है जिसके रिगार्डिंग आप एक्सपेंडिचर ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, आप अगर उसके लिए एक्सपेंडिचर क्लेम कर चुके हो, अगर आपकी वो लायबिलिटी सीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स परचेस किया था 1,00,000 रुपये का, अब वो 1,00,000 रुपये का पेमेंट मुझे नहीं करना है, राइट, वो पे ऑफ हो गया, राइट, मुझे अगर उसका पेमेंट नहीं करना है तो उस केस में वो मेरी लायबिलिटी सीज हो चुकी है। तो पहले मैंने क्या किया था, परचेस का जो भी मेरा एक्सपेंडिचर था वो मैंने ऑलरेडी डेबिट कर चुका था, राइट। तो अगर वो लायबिलिटी सीज हो जाती तो वो मेरी क्या मानी जाएगी? डीम्ड इनकम मानी जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है ट्रेडिंग लायबिलिटी, राइट, मतलब द एक्सपेंडिचर दैट यू आर क्लेमिंग इन ट्रेडिंग ऑन योर पी एन एल अकाउंट एटसेट्रा जो भी है रिगार्डिंग जो भी आपका अगर आपका खर्चा है तो
बराबर। अब मान लो उस केस में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि किसी के पास से मैंने लोन ली थी और लोन उसने वेव ऑफ कर दी, क्या वो डिम्ड इनकम मानी जाएगी? आंसर वुड बी नो, बिकॉज उसको पहले कभी मेरी कोई उसको मैंने कभी भी पहले अपने एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं किया हुआ है, राइट। यहाँ पर प्री कंडीशन क्या है कि आपने उसको एक्सपेंडिचर में क्लेम किया होना चाहिए, तभी जाके आपकी वो डिम्ड इनकम मानी जा सकती है, राइट। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है, वो बेड रेट रिकवरी, अगर आपकी अमाउंट रिकवर हो गई तो भी आपकी डिम्ड इनकम मानी जाएगी। फिर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड एंड नॉट यूज फॉर स्पेसिफाइड परचेज, ये जब हमने टी कॉफी रबर की बात की थी उस टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 43 ये बोलता है चेंजेस इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। अगर आपने कोई फॉरेन से कोई आपने असेट एक्वायर की है, राइट, फॉरेन करेंसी लोन लेकर या फिर सप्लाई रेट लेकर, अगर आपने कोई लोन से अगर आपने उस अमाउंट को एक्वायर किया है और आपको अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, देन एट दैट टाइम जो भी आपको जो फ्लक्चुएशन वगैरह हो वो आपको क्या करना है, ब्लॉक ऑफ असेट में आपको एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। लेकिन वो कब करना है आपको? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। अब एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ से लेना है? एक्सचेंज डिफरेंस आपको लेना है जब आपने जब एक्चुअल में एक्वायर किया था और आपका एक्चुअल पेमेंट जो हो रहा है उसके बीच में जो भी आपका जो डिफरेंस हो रहा है, दैट विल बी योर एक्सचेंज गेन और लॉस, राइट। तो दैट यू हैव टू एडजस्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ असेट। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी एंटर हो चुके हो तो आपको वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट लेना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग एक्सचेंज गेन और लॉस, ठीक है। उसके बाद 43 डबल ए बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर कुछ है तो उसके इसमें देखो क्या है, कोई अगर आपको गेन या लॉस हुआ इन एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स treated as income or loss as the case may be, which shall be computed in accordance with the ICDs। तो आपको ICDs के हिसाब से कंप्यूट करना है। Then any gain or loss arising on account of this effect of change in foreign exchange rates shall be in respect of all foreign currency transactions, including those related to monetary and non-monetary items, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉरवर्ड एक्सचेंज एटसेट्रा। तो ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप उसको गेन या लॉस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको ICDs देखना पड़ेगा, ICDs नंबर 6। लेट्स हैव अ लुक। चलिए अब देखते हैं ICDs, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलता है देखो, दिस ICDs डील्स विथ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन करेंसीज, translating financial statement and treatment of foreign currency transaction in the nature of forward exchange contract। और इसकी बात फिर ये रेट्स वगैरह का डेफिनेशन तो उसमें ठीक है, एवरेज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या होता है देखो। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अ ट्रांजेक्शन विच इज डिनोमिनेटेड और रिक्वायर्स सेटलमेंट इन अ फॉरेन करेंसी। क्या आप AS पढ़े हो ना, AS उसका ही कॉपी टू कॉपी ऑलमोस्ट, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं है। which requires settlement in a foreign currency, including transaction arising when a person buys or sells or goods, borrows or lands etc., becomes a party or otherwise acquires, dispose of etc, right। ये क्या हो जाएगा? आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है मॉनेटरी आइटम्स। तो सर मॉनेटरी आइटम्स किसको बोलेंगे? अब यहाँ पर बोला था मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स एटसेट्रा। तो मॉनेटरी आइटम किसको बोला गया? देखो, मॉनेटरी आइटम मीन्स a money held and asset to be received or liabilities to be paid in a fixed or determinable amounts of money, that is cash, receivables मतलब debtors, creditors etc are example of item। बट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। इन्वेंट्री इंक्लूड कहाँ पर की गई है? इन्वेंट्री इंक्लूड की गई है नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर। असेट एंड लायबिलिटीज अदर देन मॉनेटरी आइटम्स, मतलब मॉनेटरी आइटम्स के अलावा अगर कोई भी असेट हुई तो उस केस में आपको क्या माना जाएगा? इसको नॉन मॉनेटरी आइटम। दैट इज फिक्स असेट्स, इन्वेंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम। बराबर। अब आगे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है? इनिशियल रिकॉग्निशन इन a foreign currency transaction shall be recorded on various dates as follows। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आप एक्वायर करते हो कोई एसेट को, टाइम आपको कैसे रिकॉग्नाइज
करना है, करेक्ट। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी, बराबर। बाय अप्लाइंग टू फॉरेन करेंसी द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब आपका जिस दिन ट्रांजेक्शन अगर आपने एंटर किया है उस दिन क्या एक्सचेंज का रेट था वो आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। An average rate of for a week or a month that approximates the actual rate at the date of transaction may be used. आप एवरेज भी ले सकते हो वीक और मंथ का। For all the transaction in each foreign occurring in each foreign currency occurring during that period, if अगर आपको एवरेज कब लेना है, if exchange rate fluctuates insignificantly and the actual rate at the date of transaction shall be used, right? अगर आपका फ्लक्चुएशन बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है तो उस केस में आपको जो भी ट्रांजेक्शन का डेट है वो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वीकली या मंथली आप एवरेज ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कन्वर्जन ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, मॉनेटरी आइटम्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट। तब क्या करेंगे, 31 मार्च का जो भी रेट आएगा एक्सचेंज का उसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। वेयर द क्लोजिंग रेट डज नॉट रिफ्लेक्ट विद द रीजनेबल एक्यूरेसी द अमाउंट इन रिपोर्टिंग करेंसी दैट इज लाइकली टू बी रियलाइज फ्रॉम द और रिक्वायर्ड टू डिसबर्स अ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। मतलब क्या है कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो प्रॉपर नहीं है, रियलिस्टिक व्यू नहीं दे रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम, ओइंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस or closing rate being unrealistic and it is not possible to effect an exchange of currencies at that rate, उस हिसाब से हम उस रेट को यूज नहीं कर सकते, उस केस में क्या करेंगे, then the relevant monetary item shall be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realized from or required to disburse such item at the last date of the previous year। मतलब क्या करेंगे, उस दिन हम NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी क्या होगी तो हम ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बराबर ना, कितना रियलाइज हो सकता है उसको ध्यान में रखेंगे। फिर अगर एक्सचेंज रेट हमको नहीं मिल रहा है तो फिर जो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब अपने इंडिया में क्या होगी, रुपीज़ करेंसी, तो रुपीज़ करेंसी में इतनी वैल्यू क्या है वही हम कंसिडर कर लेंगे अगर मुझे एक्सचेंज रेट नहीं हो रहा है तो। अब बात आती है नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स इन फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय यूजिंग एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब दिन आपका ट्रांजेक्शन एंटर हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंटरी which is carried at NRV denominated in a foreign currency shall be reported using exchange rate that existed when such value was determined। अब देखो जनरली क्या होता है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स में दो, एक तो अपनी जो फिक्स सेट वगैरह होती है वो, और दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के केस में क्या करते हैं, जब भी क्लोजिंग करते हैं हम इन्वेंट्री, उस केस में क्या करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विचर इज और वगैरह करते हैं, राइट। तो जिस दिन का मैं एनआरवी डिटरमाइन कर रहा हूँ उस दिन का मैं एक्सचेंज रेट करूँगा। ठीक है, अब एक्सचेंज डिफरेंस की बात आ रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स exchange rate differences arises on settlement thereof or on conversion thereof at last day of previous year, shall be recognized as income or expense। मॉनेटरी आइटम के केस में क्या बोला है कि लास्ट डे पर आपके जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर होगा, राइट, वो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, एज ए इनकम या एक्सपेंडिचर आपको कंसीडर करना है उस एक्सचेंज गेन और लॉस को। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन कन्वर्जन देयर ऑफ एट द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर shall not be recognized as an income or expense as the previous year, notwithstanding anything contained above, initial recognition, conversion and recognition of exchange difference shall be subject to the provision section 43A। और 43 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एसेट मैं फॉरेन से एक्वायर कर रहा हूँ, फॉरेन करेंसी में लोन लेकर या फिर सप्लाई रेट लेकर, तो उस केस में क्या था, अगर कोई भी गेन लॉस हुआ तो मुझे ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना रहेगा, राइट। तो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर दूंगा। क्लियर है, अभी काफ़ी है इसकी, जो हमारा टॉपिक था उसके लिए इतना काफ़ी है। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ऑन एक्चुअल पेमेंट। अब 43B की बात करते हैं।
अब दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव मेड एक्चुअल पेमेंट। अब इसका मतलब क्या, देखो सबसे पहले ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर जो आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई टैक्स ड्यूटी सेस वगैरह भरना है, अगर आपका कोई PF वगैरह का कोई भी मामला है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बोला था पिछले वीडियो में हमने कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है तो उसके इसमें ITR की ड्यूटी रहेगी, बट एम्प्लॉईज़ कंट्रीब्यूशन है तो उसमें जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट होगा उसकी ड्यूटी जो भी होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। बोनस कमीशन वगैरह अगर आपको देना है तो बोनस भी आपको यहाँ पर तो इसको पेमेंट कर दिया होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक अदर देन एग्रीकल्चर और रूरल बैंक, अगर कोई उसका भी इंटरेस्ट है, राइट, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट आपने जो भी लोन पर लिया है वो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी आपको अलाउड होगा। अब लेकिन मान लो इंटरेस्ट का बैलेंस बहुत बढ़ गया, इंटरेस्ट आपका इतना बढ़ चुका है, अब आपने क्या किया, मतलब उसको रिस्ट्रक्चर किया उसको और इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया आपने लोन में। भाई जो भी ये इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी मैं क्या करूँगा, अब लोन के फॉर्म पे अब क्या करूँगा, उसको पेमेंट करता रहूँगा, ठीक है। तो क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पेमेंट माना जाएगा? आंसर वुड बी नो, बिकॉज कन्वर्जन ऑफ लोन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए पेमेंट, राइट। लेकिन उस लोन का जो इंटरेस्ट कन्वर्ट हुई है, उस लोन का अगर आपने रीपेमेंट किया इंस्टॉलमेंट, तो वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट जितना आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया वो आपका माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ कि 2 लाख रुपए का अगर मेरा इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो चुका था, अब मैंने बैंक से बोला कि भाई मैं 2 लाख रुपए एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा, लेट्स रीस्ट्रक्चर इट, तो उसने मेरे को क्या बोला कि 2 लाख रुपए आप 10 हफ्तों में आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, एवरी ईयर में 20,000 का पेमेंट करते जा रहा हूँ, मुझे 20,000 रुपीज़ का जो भी मेरा अमाउंट है वो मुझे एज ए डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो मेरा एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा, भले ही वो लोन का पेमेंट हो, बट इट इज़ अ लोन विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट, राइट, तो उसका मुझे अलाउड होगा। या फिर रेलवे की कोई असेट यूज़ की है मैंने तो उसके लिए भी मुझे पेमेंट करना होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी अमाउंट होगी अगर उसका मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, फंड रिलीज हो जाएगा। वरना क्या होता है कि इस केस में जो पेएबल होते हैं वो लंबे लंबे होते जा रहे हैं, राइट, तो उस केस में इस पेमेंट को जल्दी रिलीज करवाने के सब सारे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, राइट, ताकि जो भी अमाउंट है वो ब्लॉक ना हो जाए। क्लियर? अब मान लो अगर आपने पेमेंट किया है ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग के बाद, तो उस केस में आपको जिस साल में आपने पेमेंट किया उस प्रीवियस में आपको डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे भाई लास्ट टाइम इसका इतना 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 टैक्स वगैरह था, वो इस तारीख को पेमेंट किया था, मान लो दिसंबर में पेमेंट किया था, तो आपको वहाँ पर याद रखना पड़ेगा भाई इसकी ड्यू डेट क्या है, इस साल की इसकी ड्यू डेट क्या हो रही होगी, ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है तो मुझे क्या इस साल अलाउड करना है कि नहीं करना है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, राइट। चलिए उसके बाद 43C, ठीक है, उतना कुछ जरूरी नहीं है। 43C है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये 43C और 50C, राइट, दोनों सिमिलर है, राइट। उसमें क्या है कि वहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग थे, बट यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग है। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में है, राइट। अगर आपने उस लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर किया है और आपकी जो वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, राइट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या है, कम है, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूड शैल बी डीम टू बी, मतलब वहाँ पर क्या होगा, आपकी SDV क्या मानी जाएगी, आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो वैल्यू है वो मानी जाएगी, ठीक है। वैल्यूएशन डेट कौन सी लेंगे, तो वहाँ पर आपको वंस अगेन देयर आर 2 थिंग्स, डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। तो उस केस में अगर आपने अग्रीमेंट के दिन 1 रुपया भी अगर आपने नॉन कैश पेमेंट दिया हुआ है, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर ECS या फिर एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अगर आपने 1 रुपया भी उस दिन का सगुन का भी आपने दे के रखा है तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, ठीक है। क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर केस किया जा सकता है? हाँ, केस किया जा सकता है रिफर। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू से तो बहुत 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 ज़्यादा है, एक्चुअल में मार्केट में इतना दाम है ही नहीं, राइट, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकता हूँ, मैं मतलब एओ को बोल सकता हूँ कि वो केस को रिफर कर सके वैल्यूएशन ऑफिसर को, ठीक है। चलिए, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने अमाउंट जो है वो हायर बोला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी हायर बोला, राइट, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा। अगर उसने लोअर बोला तो फिर लोअर वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर टॉलरेंस बैंड आपको मिलेगा 105% का, आपको 105% ऑफ द सेल कंसिडरेशन आपको ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। उससे भी अगर आपकी SDV ज़्यादा हो गई तो उसी केस में आपको ध्यान ये SDV रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 43C भी टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, राइट, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है आपको ICDS 3 के हिसाब से, दैट इज POCM मेथड के हिसाब से। उसमें कुछ एक्सेप्शन है,
कैसे कैसे एक्सेप्शन, अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर सकते हो। ये क्या चीज़ है दोनों? अगर ड्यूरेशन आपका 90 डेज या उससे कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड यूज़ कर सकते हो। जिस दिन मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है, मतलब क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना जो इंटरनेट सर्विस कनेक्शन लिया हुआ है, राइट, तो उसमें मैंने पूरे साल का अगर मैंने आपको पेमेंट करना है, मुझे पूरे साल का मैंने एक साथ उसमें पेमेंट कर दिया, राइट, तो इनकम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, एवरी मंथ सर्विस जनरेट होगी और एवरी मंथ क्या होगा, उसका बिल जनरेट होगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट, तो उस केस में मैं स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या कर सकता हूँ, मेथड पे अपने अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, ठीक है। For the purpose of POCM project completion method और स्टेट लाइन मेथड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शेल इंक्लूड रिटेंशन मनी, मतलब क्या होगा कि रिटेंशन मनी को भी इंक्लूड माना है, कॉन्ट्रैक्ट की इनकम ही माना जाएगा, इसको अलग से आपको माइनस नहीं करना है, उसको भी साथ में रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। उसके बाद 40.EE दैट इज टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नोटिफाइड प्रोफेशन। यहाँ पर 8 चीज़ें हैं जो प्रोफेशन में आती है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, इंटीरियर डेकोरेशन और अदर प्रोफेशन। और अदर प्रोफेशन जो भी नोटिफाइड है उसमें फिल्म आर्टिस्ट, CS एंड IT प्रोफेशनल को इंक्लूड कर दिया गया है। अगर उसकी ग्रोस रिसीप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है इन ऑल द थ्री, ऑल वर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर सब 3 सालों में उसकी अगर 1.5 लाख से ज़्यादा उसकी रिसिप्ट हुई है तो उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर कोई एसएससी उसके अलावा, मतलब जो हमने ऊपर मेंशन किया है उसके अलावा अगर कोई एसएससी है, राइट, तो उस केस में उसको 40.22 लगेगा। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में उसको 2.5 लाख या फिर उसका टर्नओवर 25 लाख इन एनी वन, यहाँ पर ऑल नहीं है, एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में अगर उसका कोई ऐसा केस हुआ है, राइट, और उसके अलावा अगर कोई एसएससी है, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई एसएससी है तो उसके इसमें उसका एक 120 और 10 लाख विच एवर इज, मतलब टर्नओवर अगर 10 लाख के बढ़ गया या फिर उसका इनकम 120 से ज़्यादा हो रहा है इन एनी ऑफ वन ऑफ द 3 ईयर्स, देन इन दैट केस दे नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर नया बिजनेस है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी है, ठीक है। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना जरूरी है? केस बुक, जर्नल, लेजर एटसेट्रा। कार्बन कॉपी अगर 25 रुपये से ज़्यादा है तो, वाउचर बिल वगैरह है तो 50 रुपये। मेडिकल प्रोफेशनल है तो उसको केस रजिस्टर रखना पड़ेगा, कितने केस आए उसका और उसका मेडिकल इन्वेंटरी उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। कितने साल तक मेंटेन करना है? 6 साल तक। और आपको रखना कहाँ पर है? वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वहाँ पर आपको रखना है। उसके बाद आता है सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB इज टॉकिंग अबाउट द ऑडिट। अब ऑडिट की बात करो तो बिजनेस के केस में आपकी लिमिट है वो 1 करोड़, मतलब 100 लाख की हो जाएगी। प्रोफेशन के केस में आपको 50 लाख, ये 44AB की बात कर रहा हूँ अभी मैं, राइट, तो वहाँ पर आपको 50 लाख तक की लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर कोई एसएससी ऐसा है, जो 44ADA, 44AE, 44BB या 44BB को मतलब उसके जो प्रिजम्पटिव जो है उसमें ऑप्ट नहीं करता है तो उस केस में उसको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिजम्पटिव इनकम वो ऑप्ट नहीं करता है और प्रॉफिट उससे भी कम दिखाना चाहता है। जैसे हम बात करेंगे 44ADA की, जिसमें क्या होता है कि प्रोफेशन के केस में आपको मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर 50% से कम आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना हो और आपको प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करनी है तो इन दैट केस यू आर सपोज टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, राइट। फिर एसएससी जो 44AD में आते हैं, मतलब बिजनेस का प्रिजम्पटिव की बात कर रहा हूँ, 44AD4 में अगर वो फॉल होते हैं और उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को अगर वो क्रॉस कर जाती है तो उसके ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट डज नॉट रिक्वायर्ड। कौन से केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? अगर आपका टर्नओवर 200 लाख से ज़्यादा है, सॉरी 200 लाख तक है, मतलब 2 करोड़ या उससे कम है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी, पहले हमने ये बात करी, राइट। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर ली 44AD के अंदर, देन यू आर नॉट सपोज टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, राइट। मतलब उसमें अगर आप 1 करोड़ भी क्रॉस कर रहे हो तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। टर्नओवर इज लेस देन 100 lakhs एंड ऑल्सो नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। यहां पर काफी सारा ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल को अगर आप पूछोगे, CS वगैरह किसको भी आप पूछोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आप पूछोगे, तो उस केस में यहां पर काफी सारा आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा। जनरली ऐसी हमारे यहाँ पर मतलब जो प्रिवेलिंग है बिलीफ ऐसी है कि भाई अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 8%, जो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा 44AD, राइट, ये वाला, जनरली अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 8% आपको प्रॉफिट दिखाना। अगर आप 8% से कम प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है।
बट अगर हम इस प्रोविजन को ठीक से पढ़े तो हम ऐसा कंक्लूजन ला सकते हैं कि अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो मुझे किसी भी केस में ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, भले मैं प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट ना करूं। बिकॉज प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करना, यहां पर मैं आपको स्पेसिफिकली इसको दिखाऊंगा, प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट नहीं करना और आपको प्रॉफिट लोअर दिखाना है, ऐसा बात करा है 44AB के अंदर, लेकिन उसमें खाली ये 3 सेक्शन का ही नाम, ये 4 सेक्शन का ही नाम यहां पर लिया गया। यहाँ कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि 44AD में अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं किया है और आपने प्रॉफिट लोअर दिखाया है। यहां पर जो बात की है दैट इज वायोलेशन ऑफ सेक्शन 4484, तभी जाके आपको ऑडिट करवाना कंपल्सरी। तो सिंपली लॉजिक है, अगर मेरा टर्नओवर 100 लाख मतलब 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं 44AB में फॉल नहीं हो रहा हूं, मेरा बिजनेस है, तो मैं डेफिनेटली ऑडिट नहीं करवाऊंगा। आप भी अपने सीनियर्स या बॉस वगैरह को पूछ सकते हो, आप उसका ओपिनियन क्या है इस केस के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली आपको पहला आंसर यही मिलेगा, सेफर साइड आपको ऑडिट करवा लेना चाहिए ऐसा, राइट। आपको कोई भी कॉन्क्रीट आंसर इसका नहीं मिलेगा, बट आई फॉर्मली बिलीव दैट कि इस केस में आपको ऑडिट कराना कंपल्सरीली नहीं है। आपका टर्नओवर अगर 100 लाख से नीचे है तो क्लियर कट है, राइट। सिंपली लॉजिक है, इसमें कई इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर लो, इंटरप्रिटेशन यही निकल के आता है कि ऑडिट करवाना कंपल्सरी नहीं है, बराबर, बट इज ए प्रिवेलिंग प्रैक्टिस। सो दैट व्हाट्स योर व्यू, आप कमेंट कर सकते हो, राइट, मुझे आपका व्यू इसके रिगार्डिंग क्या है, ठीक है। चलिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट आपको ITR का मतलब जो भी ड्यू डेट है उसके रिगार्डिंग आपको सबमिट करना रहेगा, राइट। आपको 2 फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं, 3CA 3CB एंड 3CD, राइट, वो तो आप जानते ही हो। 271B के अंदर उसकी पेनल्टी लग सकती है अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाए या फिर आपने रिपोर्ट फर्निश नहीं किया, तो उस केस में आपको 0.5% टर्नओवर या फिर 1,50,000 विचर लग सकता है। अब बात है सेक्शन 44AD की, यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहता कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर आ रहा है। पहली बात, सेक्शन 44AD की बात करो तो एलिजिबल असेसी कौन हो सकता है, कंपनी असेसी एक्सेप्ट कंपनी एंड LLP, मतलब फर्म, इंडिविजुअल, HUF कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोविजन हैविंग टर्नओवर ऑफ बिजनेस लेस देन 200 लाख, मतलब 2 करोड़ से उसका टर्नओवर क्या है, कम है। तो उस केस में क्या करना, देखो यहाँ पर क्या बोला है, टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, 200 लाख से कम है टर्न, बराबर। उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स ऑडिट जो लिमिट है 100 लाख 1 करोड़ की, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तब क्या है, अगर मान लो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, तो क्या मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या मैं प्रिजम्पटिव ऑप्ट करता हूँ या नहीं करता। अगर इफ आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव, माई टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्लियर, 1 करोड़ से ऊपर है, तो क्या मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली कौन सा प्रोविजन लगेगा, सेक्शन 44AD का पहला ही लाइन लग जाएगा, टर्नओवर 100 लाख से ऊपर। टर्नओवर मेरा 1 करोड़ से ऊपर है बट 2 करोड़ से कम है और मैं प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर रहा हूं, तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर ये सेक्शन मुझे रोक कराने से। अब प्रिजम्पटिव प्रॉफिट दिखाना मतलब क्या, कि आपको 6% ऑफ द टर्नओवर इन केस ऑफ रिसीव बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECS बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले अगर आपको रिसीव हो जाने चाहिए तो उसका 6%, बाकी आपको वहां पर 8% का डिक्लेरेशन करना। मान लो अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, राइट, तो उस केस में आप 8% कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ फॉर्म, नो फर्दर डिडक्शन फॉर पार्टनर इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन ऑल्सो अलाउड, मतलब आपको अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम में ऑप्ट कर लिया तो आपको उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन आपका मिलने वाला नहीं है। डिडक्शन एट सेक्शन 30 to 38 शैल बी डीम्ड टू बी अलाउड एंड नो फर्दर डिडक्शन अलाउड, मतलब जितने भी आपके एक्सपेंडिचर वो सब आपको क्या कर दिए जाएंगे, अलाउ कर दिए जाएंगे। रिलीफ फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड ऑडिट, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको एडवांस टैक्स में एक बेनिफिट मिलेगा, वो होगा कि आपको 15 मार्च में ही आपको 1 शॉट पेमेंट करना पड़ेगा, आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं होगी। पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम कमीशन और एजेंसी बिजनेस इज नॉट एलिजिबल, मतलब आपका कमीशन बिजनेस है या फिर एजेंसी बिजनेस है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पर बात करता हूँ सेक्शन 44AD4 की, जो मैं यहाँ पर बात करता था कि यहाँ पर आपको डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मिलेगा। देखो 44AD4 का वायोलेशन हुआ तो ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, समझ लो एक बार इसको शांति से। देखो क्या बोलना चाहता है, असेसी ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम फॉर एनी प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 44AD1, मतलब पहली बात तो क्या है कि असेसी ने ऑप्ट किया, बराबर, वन थिंग, असेसी ऑप्टेड, पहली बात तो अगर उसने ऑप्ट किया हुआ है एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर उसने ऑप्ट किया, देन नीड टू ऑप्ट प्रिजम्पटिव इनकम फॉर कंसेक्यूटिव 5 years, मतलब क्या,
अगर मैं कोई 1 साल में यूज़ करता हूं तो मुझे वहां से लेकर 5 साल तक कंटिन्यूअस मुझे उसको ऑप्ट करना कंपलसरी है। मतलब इस बार अगर मैं बोलूं कि मैं 8% प्रिजम्पटिव प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, मतलब 44 AD का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो मुझे आने वाले 5 असेसमेंट ईयर तक कंजिक्यूटिवली बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिजम्पटिव इनकम में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ठीक है, चलिए, इफ यू वायोलेट दिस सेक्शन देन दैट इज ही डज नॉट डिक्लेयर इनकम एज पर स्कीम। अब मान लो मैंने क्या किया, इस बार प्रिजम्पटिव बोला, दूसरी बार प्रिजम्पटिव बोला, उसके बाद मैंने उसको प्रिजम्पटिव इनकम पे डिक्लेयर नहीं किया, मतलब 44 AD का मैंने फॉलो नहीं किया, राइट। तो उस केस में देखो क्या होगा, फॉर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर he shall not eligible for 5 AY subsequent to the assessment year in which he breaches this section। तब उसके बाद आने वाले 5 साल तक वो कभी भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। Assessee now required to maintain books of account under section 44AA and get accounts audited for 5 subsequent assessment year। तो आने वाले 5 साल तक फिर अकाउंट भी ऑडिट करवाने पड़ेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कर। यहाँ पर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि अगर आपने 8% से कम डिक्लेयर किया तो आपको, मतलब आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है और आपने 8% से कम डिक्लेयर किया तो आपको ऑडिट कराना, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है। ठीक है, आप अपना व्यू डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है, चलिए, उसके बाद 44 AD इन केस ऑफ प्रोफेशन के केस में तो वेरी सिंपल, अगर आप प्रोफेशन ऑप्ट करते हो तो आपको 50 लाख से, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट कम है तो, अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम, देखो 50 लाख से ऊपर गया तो आपको कंपलसरी 44 AB के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन ग्रॉस रिसीप्ट आपकी 50 लाख से कम है तो उस केस में आपको 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीप्ट आपको प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पर आपको डिडक्शन, मतलब आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उस केस में भी आपको ऑडिट या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उस केस में भी आपको एडवांस टैक्स 15 मार्च तक आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। ओके, चलिए, उसके बाद 44 AE की बात कर रहा हूँ। 44 AE जो है अपना बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग एटसेट्रा वगैरह, राइट। उस केस में अगर आप 10 से नीचे अगर आपके पास गाड़ियाँ है, राइट, मतलब कैरेज गुड्स व्हीकल जो भी आपके है वो 10 से नीचे है, उस केस में आपको प्रिजम्पटिव इनकम मिलेगी। कौन सी ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट वट एवर में बी इन द केस ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, यहाँ पर 1000 पर टन है, और अगर दूसरे केस में आपको यहाँ पर 7500 पर मंथ है और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो उस केस में भी अगर आपको 44AA और 44AA मतलब AB जो है वो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लोअर प्रॉफिट आप क्लेम कर सकते हो, राइट। अगर आपको लोअर प्रॉफिट ऑप्ट करना तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके केस में आपको ऑडिट या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये 15 मार्च वाला जो अपना इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है इनकम पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड पार्टली इन नेचर ऑफ बिजनेस। तो उस केस में देखो क्या होगा कि रबर मैन्युफैक्चरर है तो उसको 35-65 का रेशियो, कॉफी है तो उस केस में 25-75, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड ऑल्सो है तो 40-60 आपका बिजनेस, मतलब जो कम। अब इसमें याद रखो, अगर कंफ्यूजन हो जाए ना तो कम वाला अमाउंट है वो बिजनेस का, ज़्यादा वाला अमाउंट एग्रीकल्चर का आपका है, वो एग्जाम्प्ट पार्ट माना जाएगा, राइट। और टीम मैन्युफैक्चरर तो 40 और 60% का रेशियो में पार्टी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप इट इज क्लियर to each and every point business profession. If you have still any query, you definitely contact me in the given number, right? Or for the fast track videos you can contact me on this number. I will send you the link and everything, and detailed modules I will also send you. अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम अभी भी है, देखो ये अभी जुलाई मंथ चल रहा है, आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने पूरे बाकी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला ऐसा कि अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट fast track that is available free of cost to each and every one, right? So get the benefit of these things. Thank you so much guys, stay connected.